हाय एवरीवन, दिस इज़ रविता चतुर्वेदी। वेलकम टू माय चैनल। तो आज अपन लोग देखते हैं, उसी सीरीज को हम कंटिन्यू करते हैं। लेखांकन की जो अकाउंटिंग का हमारा चल रहा था, ये 11th में भी काम आता है। एमपी टेट शिक्षक पात्रता परीक्षक 2025 की जो आ रही है उसके लिए भी काम आएगा, एवं जितने भी हम कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम देंगे वो सब में आएगा। एनटीए हो, नेट का हो, किसी का भी पेपर होगा वो सब में काम आएगा, क्योंकि ये लेखांकन सिद्धांत है, प्रिंसिपल है, जो अकाउंटिंग प्रिंसिपल हम जब तक अकाउंटिंग करते हैं तब तक ये काम में आता है। यानी कि हर एग्ज़ाम में ये इम्पोर्टेंट रहेगा। तो उसको हम देखते हैं, इनको ध्यान में रखना होता है कि ये क्या होते हैं। तो लेखांकन सिद्धांत क्या होते हैं? लेखांकन सिद्धांत वह आधारभूत सत्य होते हैं एवं ऐसे आधारभूत तथ्य होते हैं जो व्यवहारों को लिखने, जो हमारे बिजनेस ट्रांजैक्शन होते हैं उनको लिखने एवं वित्तीय विवरणों को बनाने के समय इनका पालन करना आवश्यक होता है। ये मार्गदर्शक होते हैं एक तरह से। जब हम अकाउंटिंग करते हैं तो ये मार्गदर्शन का काम करते हैं, रीति रिवाज एवं परंपराओं को पर आधारित होते हैं। यह दिखाते हैं कि किस प्रकार से अकाउंटिंग करना है। सामान्य नियम व अभ्यास होते हैं, एक तरह से रूल्स एंड प्रैक्टिसेस होती हैं जो हमारे अकाउंटिंग में काम आती हैं। जब हम न्यूमेरिकल करते हैं तब ये बहुत ही इम्पोर्टेंट होते हैं। तो उसमें से हम पहला देखते हैं कि पहला क्या है हमारा, ये व्यावसायिक इकाई का सिद्धांत। यह क्या होता है? तो व्यावसायिक इकाई का सिद्धांत वह सिद्धांत होता है जहाँ पर व्यवसाय को और स्वामी को, व्यवसाय के स्वामी को अलग अलग मान लिया जाता है। उसको हम कहते हैं व्यावसायिक इकाई का सिद्धांत। स्वामी पृथक होता है और व्यवसाय भी पृथक होता है। दोनों इकाइयाँ अलग अलग होती हैं, दोनों का अस्तित्व अलग होता है। पहले हम ये देखते हैं कि जो ओनर होगा वो और जो हमारा बिजनेस होता है, दोनों ही क्या होते हैं, अलग अलग होते हैं। इनका सेपरेट रिलेशन होता है, उनका अलग अकाउंटिंग की जाएगी ऐसा नहीं होगा। इसमें यह बताता है कि जो व्यवसाय होता है उसकी अकाउंटिंग अलग की जाएगी उसके ट्रांजैक्शंस की, और जो उसका ओनर होगा, मालिक होगा, स्वामी होगा, उसकी अलग अकाउंटिंग की जाएगी। यानी कि उसको हम ड्राइंग्स या पर्सनल अकाउंट में तैयार करेंगे। आ गई बात समझ में यहाँ तक? फिर आगे चलते हैं मुद्रा। इसमें देखते हैं मुद्रा मापन का सिद्धांत। यह कैसा सिद्धांत है? प्रिंसिपल ऑफ मनी मेजरमेंट। तो यह क्या बताता है कि सिर्फ उन्हीं ट्रांजैक्शंस का हम यहाँ पे अकाउंटिंग कर पाएंगे जो मनी के रूप में, जो क्वांटिटी के रूप में यहाँ पे प्रदर्शित होंगे। यदि क्वांटिटी नहीं है मुद्रा के रूप में, किसी ट्रांजैक्शन मतलब किसी भी ट्रांजैक्शन में एक अगर एस्पेक्ट मुद्रा नहीं है, यानी मेजर मनी नहीं है, तो हम उसका लेखांकन यहाँ पे नहीं कर सकते हैं, किसी भी प्रकार से नहीं करेंगे। चाहे वो 5 रुपये हो, 10 रुपये हो, मतलब उसमें मुद्रा का प्रभावित होना आवश्यक होता है। उसको हम मुद्रा मापन का सिद्धांत या प्रिंसिपल ऑफ मनी मेजरमेंट कहते हैं। फिर इसके बाद होता है चालू व्यवसाय का सिद्धांत। चालू व्यवसाय का सिद्धांत क्या बताता है? प्रिंसिपल ऑफ गोइंग कॉन्सर्न। यह बताता है कि जो हमारा बिजनेस है वो लंबे समय तक चलेगा, वो उसकी पीरियड निश्चित नहीं होती है कि हमारा व्यवसाय बस यहीं पे समाप्त हो जाएगा। इसी के कारण स्थायी संपत्तियों को क्रय किया जाता है। ये जो चालू व्यवसाय का सिद्धांत होता है, इसी कारण से स्थायी संपत्तियां क्रय कर ली जाती हैं कि हमारा व्यवसाय लंबे समय तक चलेगा, तो स्थायी संपत्तियां काम में आती रहेंगी। फिर इसके बाद है लेखांकन अवधि का सिद्धांत। तो यह सिद्धांत यह बताता है कि एक अकाउंटिंग पीरियड होनी चाहिए, प्रिंसिपल ऑफ अकाउंटिंग पीरियड।
तो एक अकाउंटिंग पीरियड होनी चाहिए। जैसे कि इसमें हमने अकाउंटिंग में 12 मंथ को अकाउंटिंग पीरियड माना है। ज़्यादातर हम 1 अप्रैल से 31 मार्च को ही क्या मानते हैं, अकाउंटिंग करते हैं 31 मार्च तक। कब से? 1 अप्रैल से 31 मार्च तक हम अकाउंटिंग पीरियड तय करते हैं। और यह कहता है कि 12 मंथ को हम अकाउंटिंग पीरियड मानेंगे, तभी तो हम अकाउंटिंग कर सकते हैं। अब ऐसा नहीं कि जब अकाउंटिंग पीरियड ही निर्धारित नहीं होगी तो हम कब से कब तक का बना लेंगे। कभी मन करा 2 महीने की अकाउंटिंग कर लिए, कभी मन करा तो 10 महीने की कर लिए, कभी मन करा तो 20 महीने की कर लिए। तो ऐसा नहीं होना चाहिए, एक निश्चित अकाउंटिंग पीरियड होनी चाहिए। फिर इसके बाद है लागत का सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ कॉस्ट। तो इसमें क्या होता है, इसमें लागत का सिद्धांत यह बताता है, या प्रिंसिपल ऑफ कॉस्ट, कि जो हमारी परिसंपत्तियां होती हैं, जो असेट्स होती हैं बिजनेस में, उनको उसकी पुस्तक मूल्य पे दिखाया जाना चाहिए। यानी कि उसकी जो परचेज वैल्यू होती है उसमें इंस्टॉलेशन फ़ी और ट्रांसपोर्टेशन फ़ी ये सब इंक्लूड होती है। उसी इंक्लूडिंग कॉस्ट में ही लागत संकल्पना बताता है, या लागत का सिद्धांत बताता है कि हमको लिखा जाना चाहिए। हिस्टोरिकल वैल्यू भी इसको कहते हैं। क्या कहते हैं? हिस्टोरिकल वैल्यू। तो हिस्टोरिकल वैल्यू पे भी दिखाया जाता है। फिर इसके बाद है द्विपक्षीय सिद्धांत। छठवां क्या है? प्रिंसिपल ऑफ डुअल एस्पेक्ट। तो डुअल एस्पेक्ट क्या बताता है कि हमारा जो लेखांकन है, हम उन्हीं ट्रांजैक्शंस का अकाउंटिंग करेंगे जिसका 2 स्थानों पर या 2 पक्षों में प्रभाव पड़ता हो, या 2 खातों में प्रभाव पड़ता हो। अगर 2 खातों में प्रभाव नहीं पड़ता है तो हम उसको क्या कहते हैं, क्या अकाउंटिंग कहेंगे? एस्पेक्ट। 2 एस्पेक्ट में इसका प्रभाव पड़ना अनिवार्य होता है। जैसे कि 100 रुपये का टाइपराइटर खरीदा, तो यहाँ पे टाइपराइटर अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, यहाँ पे कैश का वो नहीं जिक्र नहीं किया, फिर भी हम कैश का मानेंगे क्योंकि इसमें नाम नहीं लिखा था। तो 2 पक्ष प्रभावित हुए कि नहीं हुए, जैसा कि एक टाइपराइटर का और दूसरा कैश का। इसी तरीके से ये क्या कहता है कि 2 स्थानों पर प्रभाव पड़ना चाहिए, उन्हीं का लेखांकन यहाँ किया जा सकता है। अब यह क्या बताता है, हम थोड़ा सा देखते हैं। जो हमारा वो होता है लेखांकन समीकरण, जो अकाउंटिंग इक्वेशन होता है, इसी पर बेस्ड होता है। या हम ये कह सकते हैं कि जो अकाउंटिंग इक्वेशन है ये द्विपक्षीय अवधारणा पर ही निर्भर होता है। तो हमारा वो जो लेखांकन समीकरण है वो कैसा होता है, तो उसमें हम देखते हैं कि असेट्स क्या होता है, असेट्स इक्वल टू लायबिलिटी, असेट्स इक्वल टू लायबिलिटी प्लस कैपिटल। क्या होती है? प्लस कैपिटल। इसको हम किसी भी तरह से लिख सकते हैं, लायबिलिटी इक्वल्स टू असेट्स माइनस कैपिटल, या ऐसे भी लिख सकते हैं कि असेट्स माइनस लायबिलिटी इक्वल्स टू कैपिटल, किसी तरीके से लिख सकते हैं। ये द्विपक्षीय सिद्धांत पर ही आधारित होता है। फिर है 7वां आगम का सिद्धांत। अब ये क्या बताता है? आगम का सिद्धांत या प्रिंसिपल ऑफ रेवेन्यू ये बताता है कि रेवेन्यू जब ही जनरेट हो तभी उसका अकाउंटिंग कर लेना चाहिए। ऐसा नहीं कि हम उसका इंतज़ार करते रहें कि जब ये कैश फॉर्म में हमें प्राप्त होगी तो ही हम उसका लेखांकन करेंगे, ऐसा नहीं होना चाहिए। बल्कि जब ये जनरेट हो जाए, जब सेवाएं दे दी जाएं, वस्तुओं का विक्रय कर दिया जाए, तभी इसका लेखांकन कर देना चाहिए। इसको हम अक्रूवल बेस भी कहते हैं। क्या कहते हैं? अक्रूवल बेस भी कहते हैं। तो ये आप लोगों को क्या समझ में आया? फिर इसके बाद है
आगम व्यय मिलान का सिद्धांत, ये 8वां क्या कहता है, आगम व्यय मिलान का सिद्धांत। जो हमारा व्यवसाय है वह एक निश्चित समय बाद यह जानना चाहता है कि हमारे व्यवसाय में लाभ हो रहा है कि हानि हो रही है, यह व्यवसाय का स्वामी जानना चाहता है। तो हम ये कैसे जान पाएंगे? अब ऐसा थोड़ी है कि कभी का रेवेन्यू लिख दिया जाए और कभी का एक्सपेंडिचर लिख दिया जाए, ऐसा नहीं होता है, बल्कि यह जो प्रिंसिपल है यह बताता है कि एक निश्चित पीरियड का रेवेन्यू हो और उसी पीरियड का एक्सपेंस भी हो, दोनों ही साथ में। ये क्या बताता है कि दोनों साथ के हों, एक ही पीरियड के एक्सपेंस हो और एक ही पीरियड के रेवेन्यू हो, चाहे वो 2 मंथ का हो, चाहे 10 मंथ का हो, चाहे 12 मंथ का हो, तो सेम ही होना चाहिए, सेम मंथ पीरियड का रेवेन्यू और एक्सपेंसेस होना चाहिए, तभी हमारा व्यवसाय सही तरीके से लाभ या हानि को प्रदर्शित कर पाता है। फिर इसके बाद आता है पूर्ण प्रस्तुतिकरण का सिद्धांत। यह प्रिंसिपल क्या बताता है? फुल डिस्क्लोजर होना चाहिए, मतलब जो हमारे व्यवसाय के लेखांकन को प्रभावित करते हों उनको स्पष्ट, पर्याप्त और पूर्ण सूचनाएं डिस्क्लोज करनी चाहिए, दिखानी चाहिए। ऐसा नहीं कि हम कुछ इंफॉर्मेशन को छुपा लें और जो हमारी अकाउंटिंग होगी वो गलत हो जाएगी। इसलिए हमें फुल डिस्क्लोजर करना चाहिए, जितनी भी सूचनाएं हों वो जो हमारे व्यवसाय को प्रभावित करते हों उनको हम फुल डिस्क्लोज करें। फिर इसके बाद आता है निरंतरता का सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ कंसिस्टेंसी। तो यह प्रिंसिपल क्या दर्शाता है कि हम जिस मेथड को यूज करें वो कंटिन्यूसली यूज़ करें। जैसे हमारा डेप्रिसिएशन में होता है कि बहुत सारी मेथड होती हैं, एक होती है स्थायी किस्त पद्धति, दूसरी होती है रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड, स्ट्रेट लाइन मेथड और रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड। तो ऐसा नहीं कि एक वर्ष हम स्ट्रेट लाइन कर दें और दूसरे वर्ष में हम रिटर्न डाउन से कर दें, ऐसा नहीं होना चाहिए, बल्कि इसमें क्या होना चाहिए कि एक ही मेथड को हर वर्ष प्रयोग करना चाहिए, निरंतरता होनी चाहिए, कंसिस्टेंसी होनी चाहिए। फिर इसके बाद आता है रूढ़िवादिता का सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ प्रूडेंस। तो प्रिंसिपल ऑफ प्रूडेंस क्या बताता है? यह प्रिंसिपल यह बताता है कि जो हमारे भविष्य में होने वाले लाभ होते हैं उनको हम नहीं दिखाएं, बल्कि जो भविष्य में होने वाले लॉसेस होते हैं उनको हम पहले ही दिखा दें, लॉसेस को पहले ही दिखा दें, होने वाले लॉसेस को, और जो होने वाले लाभ होते हैं जब तक वो हो ना चाहें तब तक उनका यहाँ अकाउंटिंग में डिस्क्लोज नहीं किया जाना चाहिए। जैसे कि डेटर्स में जो प्रोविजंस किए जाते हैं, डाउटफुल डेटर्स के हो, बैड डेट्स के हो, तो इनको हम पहले कर देते हैं, जैसे डेप्रिसिएशन होता है हर वर्ष कर देते हैं, तो ये प्रूडेंस प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग ही करते हैं। अब क्रेडिटर्स में नहीं करते हैं प्रोविजंस, क्योंकि क्रेडिटर्स में हमें प्रॉफिट होने वाला होता है। इस कारण से प्रूडेंस प्रिंसिपल क्या बताता है कि भविष्य में होने वाले हानियों को एवं व्ययों को हम पहले ही रिकॉर्ड कर देते हैं, और जो भविष्य में होने वाले लाभ एवं आय होते हैं उनको हम इग्नोर कर देते हैं, अकाउंटिंग में नहीं दिखाते हैं। फिर इसके बाद आता है सारता का सिद्धांत, तो सारता का सिद्धांत क्या बताता है कि जो ये सारता का सिद्धांत क्या होता है, समराइजेशन एक तरह से होता है कि जो सारांश निकले, जो अकाउंटिंग से सारांश निकाले, ऐसी इन्फॉर्मेशन को यहाँ पे लिखना चाहिए, वरना और सभी बिना मतलब की सूचनाओं को यहाँ प्रदर्शित नहीं किया जाना चाहिए, वो भी हमारे अकाउंटिंग के नीचे दिखाया जाना चाहिए। फिर इसके बाद होता है वस्तुनिष्ठता का सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ ऑब्जेक्टिविटी। तो प्रिंसिपल ऑफ ऑब्जेक्टिविटी क्या कहता है कि ऐसा हमारा अकाउंटिंग किया जाए, ऐसे प्रमाणों पर आधारित अकाउंटिंग किया जाए जो हमारे किसी भी लेखाकार या
किसी भी व्यक्ति का पूर्वाग्रह नहीं होना चाहिए, यानी कि किसी पर्सनल का यहाँ पे कोई भी प्रभाव नहीं होना चाहिए। अकाउंटिंग हमारी निष्पक्ष होनी चाहिए कि हम किसी पे यहाँ पे डिपेंड नहीं है। कोई यहाँ जो अकाउंटेंट होते हैं वो मनुष्य ही होते हैं, मानव होते हैं, इसलिए उनके पक्षपात में नहीं होना चाहिए। वस्तुनिष्ठ यानी कि स्पष्ट प्रमाणों पर आधारित होना चाहिए। जो प्रूफ होते हैं उन पे या वाउचर्स होते हैं उन प्रमाणकों पर आधारित होना चाहिए, तभी उनका हम लेखांकन करेंगे, क्योंकि उसका जो परिणाम आता है वो ऑब्जेक्टिव आना चाहिए। चाहे वो कोई भी उसका मीन्स निकाले तो वही निकले जो जिस उद्देश्य वहाँ पे डिस्क्लोज किया गया है, जो दिखाया गया है। तो यहाँ तक क्या आप लोगों को समझ में आया अकाउंटिंग प्रिंसिपल? अगर समझ में आया है तो कमेंट में बताइएगा। जो सुधार करना हो उसके लिए भी कमेंट बॉक्स आपके लिए खुला हुआ है, आप वहाँ ज़रूर बताइएगा। अगला वीडियो किस टॉपिक में लाना है यह भी कमेंट करके बताइएगा। हमसे जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करिएगा, लाइक करिएगा, शेयर करिएगा अपने दोस्तों को। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।